हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम और आप स्टडी करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के इस सेशन में आज का जो हमारा यूनिट है वह है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एनसीईआरटी के 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट में दिए गए सिलेबस के अनुसार मॉडर्न फिजिक्स कोई एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये कई चैप्टरों का एक समूह है और उन्हीं में से हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम जनरली पढ़ेंगे परमाणु और परमाणु की संरचना के बारे में, यानी कि कोई भी पदार्थ किस सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है, उस सूक्ष्मतम कण के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे और वह पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में। और उसका जो चैप्टर आएगा वह आएगा परमाणु एवं परमाणु की संरचना। इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि परमाणु को समझने और समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशंस बाहर आए और उस ऑब्जर्वेशन के जरिए उन्होंने अपना अपना एक मॉडल दिया और उसी मॉडल के तहत हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग ये भी जान पाएंगे कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और वह क्या होता है, परमाणु के केंद्र में होता है। यह नाभिक की साइज कितनी होती है, नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, कौन से फोर्स से रहता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स जानकारी हम लोग नाभिक चैप्टर में करने वाले हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब अर्धचालक और अर्धचालक के द्वारा बनने वाली जो डिवाइसेस हैं, जो युक्तियां हैं, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर जैसे डिवाइसेस जो कि आईसी वगैरह में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज होते हैं। इन सब डिवाइसेस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और ये कैसे होते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे किस तरह के मटेरियल से बने होते हैं, ये सब हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, जिसे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। उसके बाद लास्ट का एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संचार तंत्र के बारे में। संचार तंत्र का मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। आज हम कोई भी ऑडियो, वीडियो या फिर टेक्स्ट में कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते हैं और बहुत ही जल्दी ट्रांसफर कर पाते हैं। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट के तहत ये बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से रिसीव हो जाते हैं, तो इन सारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हम लोग समझने वाले हैं उस दिए गए चैप्टर्स में। ठीक है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है, वह है परमाणु और परमाणु की संरचना। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट टू स्टडी फिजिक्स। तो आज का जो चैप्टर है हमारा परमाणु एवं परमाणु संरचना। परमाणु एवं परमाणु संरचना। परमाणु एवं परमाणु संरचना को आगे बढ़ाने से पहले एक बात को क्लियर कर देना ज्यादा जरूरी है। दरअसल फिजिक्स को, या फिर यूं कहूं कि साइंस को समझने और समझाने के लिए साइंस की स्टडी में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना खोज किया, एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए। किसी भी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को या ऑब्जर्वेशंस को कम नहीं आंका जा सकता है। उनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि उनके दिए हुए इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम आगे के एक्सपेरिमेंट, आगे के रिसर्चेस कर पाते हैं। ठीक है, हम ये कहा भी जाता है कि साइंस क्या है, एक सतत स्टडी है, सतत कॉन्टिन्यूअसली स्टडी है, करते जाइए, आगे कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो साइंस को समझने और समझाने के लिए, विज्ञान को समझने और समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया है। इन्हीं में से दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका योगदान बहुत ही बृहत है, इनका योगदान अद्वितीय है। कोई भी कल्पना नहीं किया जा सकता है कि इनके योगदान को कम आंका जाए। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, दरअसल ये एक तरफ साइंटिस्ट आते हैं, वो साइंटिस्ट जो न्यूटन के साथ चलते हैं, और दूसरा कैटेगरी आता है जो कि आइंस्टाइन के साथ चलते हैं। तो मैंने दो साइंटिस्ट का नाम दिया जिनका योगदान साइंस को समझने और समझाने में काफी ज्यादा है। वो साइंटिस्ट हैं न्यूटन और दूसरा आइंस्टीन। न्यूटन के साथ फिजिक्स की एक पूरी कैटेगरी चलती है। इस फिजिक्स की कैटेगरी को बोला जाता है न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जनरली हम उस चीजों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं जो कि हमें फील होता है, दिखता है, और उसका हमारे आसपास का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा है। बट
कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको हम लोग बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं, तब हम उसका फील कर पाते हैं, अदरवाइज हमें वो फील भी नहीं हो पाता है। तो इन्हीं चीजों को बोला जाता है क्वांटम चीजें। तो इन क्वांटम चीजों को स्टडी करने के लिए आइंस्टाइन के साथ एक पूरी कैटेगरी चलती है फिजिक्स की, उसे बोला जाता है आइंस्टाइन का क्वांटम फिजिक्स, या यूं कहूं कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटम फिजिक्स। तो जनरली मैंने अभी दो फिजिक्स का नाम लिया, एक को बोला क्लासिकल फिजिक्स, एक को बोला क्वांटम फिजिक्स। दोनों में डिफरेंस बस ये है कि कहीं कहीं क्वांटम फिजिक्स जहां इस्तेमाल होता है वहां क्लासिकल फिजिक्स का हूबहू यानी अक्षरशः सभी का सभी फॉलो नहीं किया जा सकता है रूल्स को, वहां का नियम अलग हो पाता है और यहाँ का नियम अलग हो जाता है। तो बस यही डिफरेंस था जो कि मुझे आपको समझाना था कि दो तरह का फिजिक्स है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। जब हम परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, परमाणु के बारे में स्टडी करते हैं, तब इस समय हम क्वांटम फिजिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये बस इतना ही था ये बात कहने के लिए। अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, अपने वापस टॉपिक पर आते हैं, परमाणु एवं परमाणु की संरचना। जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, यानी कि हम किसी पदार्थ के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा रेफरेंस बिंदु चुनना चाहिए जिसका स्टडी हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें आज पता है कि हर एक पदार्थ क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना है। तो मैंने एक रेफरेंस बिंदु ले लिया परमाणु, और परमाणु के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि परमाणु में क्या होता है, परमाणु में कौन चीज कहाँ होता है, उसका क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, और उसके कारण क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या परिस्थिति बनता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो एक रेफरेंस बिंदु मैंने चुन लिया परमाणु के लिए कि पूरे मॉडर्न फिजिक्स में मैं परमाणु से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ है, आखिर वो किससे मिलकर बने होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि पदार्थ है क्या। पदार्थ का मतलब होता है द्रव्य। द्रव्य को अंग्रेजी में बोलेंगे मैटर, यानी कि ऐसा हर एक चीज जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरे, ऐसे ही चीजों को हम बोलेंगे पदार्थ। तो आइए समझ लेते हैं पदार्थ ये क्या होता है। ये तो द्रव्य होता है, द्रव्य, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। यानी पदार्थ वो होता है जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरे, उसे हम पदार्थ बोलेंगे या द्रव्य बोलेंगे या मैटर बोलेंगे। अब बताइए मुझे कि ये पदार्थ किस चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये पदार्थ किस चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले 1803 ईस्वी में एक दार्शनिक थे, नाम एक फिलोसफर थे, उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर या अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने ये बताया कि किसी भी वस्तु को आप काटते जाओ, कितना भी काटो, लास्ट समय में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और भी ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे और भी ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस अविभाजित अति सूक्ष्म कण का उन्होंने एक नाम दिया, उसे उन्होंने बोला कि ये एटम है। क्या है ये, एटम। ये क्या है, एटम, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको परमाणु। जिसे हम अपनी भाषा में उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। किसने दिया, डाल्टन ने नाम दिया। डाल्टन ने कब दिया, 1803 ईस्वी में दिया। 1803 ईस्वी में डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, अगर उसको ब्रेक करते जाओ तो लास्ट में एक ऐसा स्थिति आएगा जब सिर्फ और सिर्फ एक कण बचेगा, और वह कण, उस कण को और भी ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है, और भी ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे कण का उन्होंने एक नाम दिया एटम, जिसमें ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट। ए का क्या मतलब होता है, नॉट। दिस इज द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है जिसका अंग्रेजी में क्या मतलब होता है, ए का मतलब नॉट। और ये जो फ्रॉम का मतलब है, इस फ्रॉम का मतलब होता है डिविजिबल। डिविजिबल मतलब नॉट डिविजिबल चीजों को ही हम क्या बोलेंगे, एटम। किसके अनुसार, तो डाल्टन के अनुसार। यानी ऐसा चीज जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसको परमाणु कहते हैं, और ये कहा गया किसके द्वारा, तो डाल्टन के द्वारा। जबकि आज अपने को पता है कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जिससे मिलकर परमाणु बनते हैं, उसे बोला जाता है परमाणविक कण। और ये परमाणविक कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज अपने को पता है, लेकिन उस समय डाल्टन को नहीं पता था, उस समय साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था, इसलिए उनको पता नहीं था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी मिलकर बने होते हैं परमाणु। तो डाल्टन ने ये बात कही। ओके, डाल्टन ने ये बात कही। अपने को आज क्या पता है, अपने को आज पता है कि एटम से भी छोटे कण होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणविक कण। परमाणविक कण अंग्रेजी में बोलेंगे इसको सब एटॉमिक पार्टिकल।
सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो परमाणविक कण है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जनरली हम, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना वह ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए जनरली ई पर माइनस लगा देते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए इस तरह से इंडिकेट करता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए हम इसको उदासीन रखते हैं। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो आविष्कार इसका इन्होंने किया थॉमसन ने। किसने किया, थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, तो प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया। कौन किया, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया। किसने किया, चैडविक ने किया। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, या फिर प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, या फिर न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो इसे याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया है। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ईट पर गाओ, ईट पर गाओ नाचो। ईट पर गाओ नाचो, ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और टी से मतलब इसका आविष्कारक थॉमसन। पी का मतलब है प्रोटॉन और प्रोटॉन का आविष्कारक गोल्डस्टीन। एन का मतलब है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कारक चैडविक। यानी ईट पर गाओ नाचो एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना चाहिए ताकि समझ में बेहतर आए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं। ओके, अब देखिए परमाणु के अंदर आज हमको पता है कि परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये परमाणविक कण परमाणु के अंदर कहाँ होते हैं, किस परिस्थिति में होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशंस दिया। उसी ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग मॉडल के नाम से हम जानते हैं। यानी कि जो बातें जिस साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है उनका एक मॉडल है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या बात कहा, इसके लिए हमें इस चैप्टर में डिटेल्स स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक सीक्वेंसली, ताकि आपको ये पता चल जाए कि परमाणु के अध्ययन में कौन साइंटिस्ट सीक्वेंसली क्या काम किए हैं। आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए परमाणु की अध्ययन में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया मॉडल। ये मॉडल क्या, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने कहा, सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन ने कहा। सबसे पहले किसने कहा, डाल्टन ने कहा। 1803 ईस्वी में डाल्टन ने कहा। डाल्टन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से फेल बताया गया, क्योंकि उनके द्वारा जो भी बातें कही गई ना वो खरा नहीं उतर पा रहा था, यानी कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसे फेल बताया गया। तो ये हो गए फेल, डाल्टन हो गए फेल। अब इसके बाद आए थॉमसन। उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे थॉमसन मॉडल कहा गया, यानी थॉमसन का परमाणविक मॉडल। ठीक है, इन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कहा जिसकी वजह से ये भी फेल हो गए। जनरली इन्होंने क्या कहा, थॉमसन ने, डाल्टन ने कहा कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है, उससे छोटा कण नहीं होता है।
लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार होने के बाद ये पता चला कि परमाणु भी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। थॉमसन का मॉडल तब आया था जब न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हो गया था। तो इन्होंने ये कहा कि कोई भी परमाणु एक धनात्मक कण है, एक धनात्मक गोला है, और उस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर बिखरे हुए रहते हैं, इन्होंने ये कहा। लेकिन उनमें न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, इस बारे में थॉमसन ने कोई बात नहीं कहा। इसलिए इनके मॉडल को भी क्या कहा गया, ये भी अनसैटिस्फाइड है, यानी ये भी फेल हो गया। ये मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद थॉमसन के बाद एक प्रयोग हुआ, थॉमसन के बाद एक प्रयोग हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और यह एक्सपेरिमेंट दो स्टूडेंट्स ने किया था, और ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट था। उनका नाम था मार्सडेन, गाइगर मार्सडेन, और इसे गाइगर मार्सडेन का प्रयोग कहा जाता है। इसी प्रयोग को इस गाइगर मार्सडेन का इसका प्रयोग कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड के ही सुपरविजन में ये दोनों रिसर्च कर रहे थे। इसलिए इन्होंने जो भी प्रयोग किया उसको एक मॉडल के तौर पर पेश किया रदरफोर्ड ने, इसलिए उसे बोला जाता है रदरफोर्ड का मॉडल। क्या बोला जाता है उसको, रदरफोर्ड का मॉडल। ओके, अब रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें कहा। क्या बातें कहा, जब इसका मैं मॉडल पढ़ूंगा, हम लोग जब इसका मॉडल पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। लेकिन एक बात इन्होंने ये कहा जो कि पूरी तरह से नकार दिया गया। इन्होंने ये कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में किसी भी एनर्जी के साथ घूमता है। जबकि आज अपने को पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, अपनी ऊर्जा के साथ अपनी ही कक्षाओं में घूमता है, यानी कि सभी कक्षाओं में नहीं जा सकता। अगर जाएगा भी तो उसको मूल अवस्था में वापस आना ही होता है। तो इन्होंने ये बात कहा कि किसी भी कक्षा में घूम सकता है, जो कि सत्य बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं समझा गया। और रदरफोर्ड से मैक्सवेल ने एक सवाल किया, और उस सवाल का जवाब मैक्सवेल नहीं दे पाए, इसलिए इन्हें क्या बताया गया कि ये भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए। तो इनसे एक सवाल किया गया। तो कौन किया था सवाल, तो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने एक सवाल किया था। अब मैक्सवेल ने क्या सवाल किया था वो हम लोग जानेंगे आगे। तो मैक्सवेल के सवाल का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए, लेकिन रदरफोर्ड के बाद एक और साइंटिस्ट आए जो कि मैक्सवेल के जवाब को दे पाए। उनका नाम था नील्स बोर। तो नील्स बोर ने ये जवाब दिया, इसलिए उसे बोला जाता है नील्स बोर मॉडल या पोस्टुलेट, या फिर उनका पोस्टुलेट। तो इस तरह से परमाणु के अध्ययन में इन सारे साइंटिस्टों का अपना अपना योगदान है, और इनके ही द्वारा इनके दिए हुए रिसर्च को आधार बनाकर आगे का रिसर्च चलता रहा। और इसी रिसर्च के आधार पर आज हम लोग ये जान पाए हैं कि परमाणु सूक्ष्म कण है, और यह 3 अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, यानी कि परमाणु कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये परमाणु कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, और यह नाभिक परमाणु का सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। और इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में अपनी अपनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आज अपने को ये पता है, लेकिन पहले ये नहीं पता था। तो इन्हीं साइंटिस्टों के योगदान के द्वारा ये सब कुछ आज पता चल पाया है। तो देखते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बात कहा, और उसकी कौन सी बात सत्य निकली और कौन सी बात असत्य निकली, यानी कि जिनका वो प्रूफ नहीं दे पाए। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। इसी क्रम में जो पहला मॉडल आया है, डाल्टन का पारमाणविक सिद्धांत। डाल्टन का पारमाणविक सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ओके। अब बताइए मुझे कि इन्होंने क्या क्या बात कहा। तो इन्होंने पहली बात ये कहा कि दुनिया का हर पदार्थ यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। पहली बात तो इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। परमाणु का, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि परमाणु को किसी भी विधि द्वारा न तो रासायनिक और न ही भौतिक विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि एक ही तत्व में समान परमाणु होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों में अलग अलग परमाणु होते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये कहा, चौथी बात इन्होंने क्या कहा, तो चौथी बात इन्होंने ये कहा कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, इन्होंने बातें तो कुछ ठीक की, यानी कि कुछ हद तक उन्होंने ठीक कहा, लेकिन पूरी तरह से तो ठीक कोई भी बात नहीं, क्योंकि आज अपने को पता है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु होता है। नहीं, सूक्ष्मतम कण परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जानते हैं अभी तक के रिसर्च के अनुसार। और परमाणु को किसी भी विधि द्वारा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। यस, तोड़ा जा सकता है, बट इन्होंने कहा कि नहीं तोड़ा जा सकता है। अब देखिए, परमाणु को क्या नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, ऐसा भी बात नहीं, उसको उत्पन्न किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरह से इनकी कही हुई पूरी बातों को नकार दिया गया, यानी कि सही नहीं पाया गया। इसलिए ये थ्योरी पूरी तरह से हो गया फेल। अब इसके आगे नेक्स्ट जो थ्योरी आया वो आया थॉमसन का परमाणविक मॉडल। इसका थॉमसन का परमाणविक मॉडल। चलिए देखते हैं थॉमसन का परमाणविक मॉडल। थॉमसन का परमाणविक सिद्धांत। थॉमसन का परमाणविक सिद्धांत। थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। थॉमसन ने ये कहा, जब